चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन हम आगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन खत्म करके रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which when placed in front of a which when placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter produces a virtual image which is thrice मतलब 3 times, which is thrice the size of object, चलिए पढ़े क्वेश्चन और क्या क्या गिवन है उसको लिखिए, क्या निकालना है वो भी लिखेंगे, है ना। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? हाँ, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज विच इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है ना। और वर्चुअल इमेज बोल रहा है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? हाँ एक ही बार तो है, ऐसे नहीं भैया, वो तो इन्वर्टेड हो गई। शेविंग मिरर वाला केस है ना, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है फोकस और पोल के बीच में। तो गिवन क्या क्या है यहां पर? फोकल लेंथ गिवन है, प्लस लो कि माइनस? क्यों प्लस लेंगे भाई, कॉनकेव है ना। क्या लेंगे? माइनस, कॉनकेव है तो माइनस। एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्या है? बस मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, कितना है मैग्निफिकेशन? +3, बिकॉज वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, निकालना है हमें क्या? यू। क्या निकालना है? यू। क्या करेंगे बताइए? हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ गिवन है पर v और u दोनों नहीं गिवन है ना, बट v और u का एक रिलेशन तो पता है हमें, मैग्निफिकेशन। m क्या होता है? -v/u। तो यहां से आप v की वैल्यू निकालो u के टर्म्स में, और यहां पुट कर दो, u को u ही रहने दो, v को u के टर्म्स में पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? यहां से v निकालोगे u के टर्म्स में तो कितना आएगा? v इज इक्वल्स टू, ये u इधर जाएगा ना, -3u। क्या आएगा? यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू -3u। हाँ या ना, क्लियर है ये? अब यहां पे आप v की जगह -3u पुट करिए, u की जगह u रहने दीजिएगा। अब तो u ही तो निकालना है अपने को, निकल जाएगा u। तो 1/f की जगह 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/-3u प्लस 1/u। ठीक है, 3u और u में एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 3u। ठीक है, ऊपर बचेगा -1 प्लस 3, -1/20। कोई डाउट इस स्टेप में? अच्छे देखो, u और 3u में एलसीएम 3u हो जाएगा, ऊपर आएगा यहाँ माइनस, ये तो माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं ना, ये वाला माइनस भी ऊपर लेके चलेगा अपन। तो -1 प्लस यहाँ रिमेंड, या 3u डिवाइड बाई यू करोगे तो 3 आएगा, +3। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना मिलेगा आपको? -1/20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? 2/3u। फाइनली u कितना होगा? -40/3, -40/3।
3, जिसको अपन डेसिमल में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -15 पॉइंट ना, सॉरी 13 पॉइंट, 13 पॉइंट फिर 33 चलता रहेगा, है ना, तो 13.33 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, 13.33 पे। सही है 13.33, क्योंकि फोकस तो 20 है ना, तो आंसर 20 से कम ही आना चाहिए था, क्योंकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। फोकस तो 20 है, तो आंसर 20 से कम ही आना चाहिए था। आ रहा है 20 से कम, 13.33 इज लेस देन 20, है ना। इसका अगर मैं रे डायग्राम बनाने बोलूं तो कैसे बनेगा रे डायग्राम, ये रहा कॉन्केव मिरर, है ना, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, यही थी पहली रे। और दूसरी रे कैसे बनाएंगे अपन, कर्वेचर वाली, पासिंग थ्रू कर्वेचर retraces the path, when produced backward they appear to come from a point and that is the image, a b का इमेज बना, a dash b dash। ठीक है, तो इतना है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 13.33 सेंटीमीटर, ये है आपका फोकल लेंथ विच इज 20 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट, इमेज का आपसे डिस्टेंस पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं बताने की, है ना, आपसे नहीं बोला ना फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नहीं, ओनली इट इज गिवन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बस यही हमारा आंसर खत्म हो गया। पूछेगा तो आप निकाल भी सकते हैं ना, आपके पास तो वी और यू का रिलेशनशिप है ना, यू हैव द रिलेशनशिप ऑफ वी एंड यू। यहाँ यू की वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो आया आपका -13 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा, वो भी प्लस आएगा, वो आना भी चाहिए प्लस, क्योंकि इधर बन रहा है इमेज, वी प्लस होता है वर्चुअल के लिए। क्या हो गया, हाँ बना लो, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ा लगेगा, बना लोगे तो। ठीक है, तो इतना हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में हमने स्टार्ट किया था प्लेन मिरर से, देन हम बात किए थे स्फेरिकल मिरर्स की, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, है ना, उनके सारे रे डायग्राम बनाए थे। ठीक है, एंड देन मिरर फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारा सेकंड फिनोमिना इस चैप्टर का, हमें दो फिनोमिना पढ़ना था इस चैप्टर में, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो आज रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो इसको, हो गया क्या। ये अपना वही केस है सी एंड एफ के बीच में, सॉरी पी एंड एफ के बीच में, इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट मैग्निफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये फ्रेश है अनन्या, है ना, रिफ्लेक्शन अभी छोड़ दो, उसको बाद में फिर से पढ़ा दूंगा, है ना, ये फ्रेश है, इसमें ध्यान देंगे पूरा। ठीक है, चलो, तो अभी तक जो अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या था मीनिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, लाइट एक मीडियम में जा रही थी, क्योंकि वो मीडियम कैसा था, ओपेक, मीडियम कैसा था, ओपेक, नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपेक था, तो वो लाइट को पास नहीं करेगा, तो वो क्या कर रहा था, उसको उसी के मीडियम में वापस से भेज रहा था, जिस मीडियम से आ रही थी वो, यानी कि अगर वो एयर से आ रही थी तो टकरा के वापस एयर में चली गई, एयर से आई टकरा करके वापस एयर में चली गई, क्योंकि जो मीडियम था वो मीडियम कैसा था, ओपेक था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी लाइट, तो वहां पे हो रहा था रिफ्लेक्शन, ये क्या हो रहा था हमारा, रिफ्लेक्शन। बट अब होने वाला है रिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, अभी मत लिखना, है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मतलब अब हमारा मीडियम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट,
जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया। तो अगर एक लाइट ट्रैवल कर रही है लेट्स से फ्रॉम एयर टू वाटर, ऐसा होता है ना, एयर टू वाटर, लाइट ट्रैवल करती है ना एयर टू वाटर। आप ग्लास के अंदर अगर कुछ देख पा रहे हो, इसका मतलब लाइट ट्रैवल कर रही है अंदर से बाहर। दैट इज द रीजन वाई आप अंदर की चीज देख पा रहे हो। आपने अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसके अंदर कुछ डाल दोगे तो आपको दिखेगा ना बाहर से। तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट पास हो पा रही है ग्लास से वाटर में। वहां पे तो तीन मीडियम हो गए। क्या क्या मीडियम है? एयर भी है, वाटर भी है, और वो ग्लास भी है। तीनों मीडियम है ना, मतलब एक सॉलिड मीडियम है, एक लिक्विड मीडियम है, और एयर तो है ही, तो गैसियस मीडियम भी हो गया। तो जब भी लाइट एक मीडियम यानी कि एयर से दूसरे मीडियम यानी कि वाटर में जाने वाली है, तो वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती। इट डू नॉट पास स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे कभी नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। फास्टेस्ट किसमें होती है? एयर या वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड फास्टेस्ट है, विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे लाइट की स्पीड है। जो सनलाइट अर्थ तक पहुंच रही है वो इसी स्पीड से तो आ रही है, क्योंकि रास्ते में तो एयर ही है या वैक्यूम है, या एयर है या तो वैक्यूम है। तो दोनों में स्पीड यही रहती है लाइट की। अब स्पीड फास्टेस्ट एयर में क्यों? क्योंकि एयर में पार्टिकल बहुत रेयर है, मतलब दूर दूर है ना, तो लाइट को ज्यादा रुकावट नहीं मिलेगी, ज्यादा बैरियर नहीं मिलेगा। तो लाइट कैन इजिली ट्रैवल थ्रू द एयर या वैक्यूम। वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? पर जैसे ही हम एक वाटर मीडियम में आते हैं, तो वाटर तो लिक्विड है, यहां पे तो पार्टिकल्स थोड़े से टाइटली क्लोज होंगे इन कंपैरिजन टू एयर। याद करिए 9th में हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते थे, तो सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में लूजली पैक्ड, और गैसेस में सबसे लूजली पैक्ड। तो अब यहां देखिए, यहां पे पार्टिकल्स थोड़े से कम रेयर हैं इन कंपैरिजन टू गैस, तो यहां पे थोड़ी लाइट को तकलीफ होगी ट्रैवल करने में। तो वाटर में जो स्पीड है वो कम हो जाती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर में स्पीड आपकी लाइट की कम हो जाती है। और वही मैं अगर मैं ग्लास की बात करूंगा, सॉलिड है जो ग्लास, कांच है ना, उसमें ये स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो लाइट को और दिक्कत होगी ट्रैवल करने में, तो स्पीड और कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? तो ये रीजन होता है कि लाइट क्यों बेंड होती है, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा थी, एयर में स्पीड ज्यादा थी, अचानक से वो ऐसे मीडियम में घुस गई लाइट जहां पे उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो स्लो हुई है तो कुछ तो पाथ में डिफरेंस आएगा ना। तो जनरली जब भी कोई लाइट एक रेयरर मीडियम जहां पे पार्टिकल्स कम है, वहां से जाती है एक डेंसर मीडियम में जहां पार्टिकल ज्यादा है। तो एक मीडियम जिसमें पार्टिकल कम है उसको रेयरर बोलते हैं, और जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे उसको डेंसर बोलते हैं। तो जब भी लाइट एयर से वाटर यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो बेंड होती है। अब कैसे बेंड होती है ध्यान देना। ये इंसिडेंट रे है, जैसे वहां भी थी, ये इंसिडेंट रे थी ना, वैसे ये भी इंसिडेंट रे है। फिर अपन वहां पे क्या बनाते थे? यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते थे, वैसे यहां पे भी एक नॉर्मल बना सकते हैं। देखो ये रहा नॉर्मल। फिर ये क्या बनाते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे यहां भी बना लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। फिर यहां बनाते थे इतने ही एंगल से एक और लाइट, बट यहां पे वैसा नहीं होगा। अब क्या होने वाला है? लाइट जो है ना, उसके पास दो ऑप्शन है। अब वो स्ट्रेट तो जाने से रही क्योंकि स्पीड चेंज हुई है। अब स्पीड क्या हुई है? कम हुई है। यहां ज्यादा थी, यहां पे कम हुई है। तो इस केस में लाइट जो है ना, वो नॉर्मल के तरफ बेंड होती है। मतलब बेंड होने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, इधर हो या इधर हो। अगर वो इधर होती है तो कहलाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों टूवर्ड्स द नॉर्मल? क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ आ रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और वो अगर यहां बेंड होती है ऐसे, तो ये कहलाता है टूवर्ड्स का अपोजिट क्या होता है? टूवर्ड्स, अवे। टूवर्ड्स मतलब मेरी तरफ आना, अवे मतलब मुझसे दूर जाना। तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी कि ऐसी हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या? तो अब डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है लाइट, उसके अकॉर्डिंगली या तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। समझ रहे हैं क्या? जनरली जब हाई स्पीड से लो स्पीड मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लो स्पीड से हाई स्पीड में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उल्टा होता है, समझ रहे हैं ना? रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर मान लीजिए ऐसा होता, आपको ग्लास के अंदर रखी हुई चीज क्यों दिख रही है? क्योंकि ग्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट आ रही है बाहर,
यानी कि अब वहां से लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। जब भी मैंने आपको कहा ना कि हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से ही आती है, तो अगर मेरे हाथ में एक ग्लास है कांच का और इसके अंदर कुछ चीज डली हुई है और वो मुझे दिख रही है, वो इससे दिख रही है बिकॉज उस चीज ने लाइट इंसिडेंट कराई, वो बाहर आई ग्लास से बेंड होते हुए और फिर मेरे आंखों में जाकर के इमेज बनी उसकी। यानी कि लाइट कहां से आ रही है, वाटर टू ग्लास टू एयर। चीज तो अंदर पानी के अंदर है ना, तो लाइट चालू कहां से करी अपना पाथ, पानी के अंदर से, फिर वो ग्लास से टकराई होगी, पर क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट था तो उससे पार हो गई, हुई ना यहां पे पार। उसके बाद फिर ग्लास से वो एयर में भी आई, यानी कि दो बार मीडियम चेंज हुआ है, पहले वाटर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां पे बेंडिंग होती है लाइट की, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। कोई भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन, अपन क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम। अगर हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम होती ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट ही ट्रेवल करती विदाउट बेंडिंग। बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है, तो इसलिए वो अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, स्ट्रेट जाते जाते थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है। समझ रहे हैं क्या? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्रैक्शन की। लिखेगा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ, refraction is the phenomena phenomena of refraction is the phenomena of bending of light. Refraction is the phenomena of bending of light, bending of light as it passes from, बेंड समझ रहे हो ना, मुड़ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from, as it passes from one medium to another, as it passes from one medium to another, one medium to another। ठीक है, तो सब नेक्स्ट टाइम में, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस, द बेंडिंग कैन टेक प्लेस in two possible ways, in two possible ways, in two possible ways। फर्स्ट लिखेगा, फर्स्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होना, यानी कि उसकी तरफ आना, या सेकेंड लिखेंगे बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, रीजन लिखते हैं अपन, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, नीचे लिखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज, द बेंडिंग ऑफ लाइट takes place because, the bending of light takes place because the velocity of light, the velocity of light is different in different mediums, is different in different mediums, is different in different mediums। तीन मीडियम जो हम जनरली यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, वो रहेगा आपका एयर, वाटर एंड ग्लास। इन तीनों में स्पीड लिखते हैं, तो एयर और वैक्यूम की आपको स्पीड पता है, एयर वैक्यूम दोनों लिखना, ठीक है आप लोग, एयर ऑब्लिक वैक्यूम करके स्पीड लिख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में आके थोड़ी सी कम हो जाती है,
तो वो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में और कम हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी है, जिसमें हम एयर और वैक्यूम वाले की स्पीड को ना स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। आपने सुना होगा आइंस्टीन का एक रिलेशनशिप E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सुने हो? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जिसमें जो C है ना वो लाइट की स्पीड है, ठीक है? एम सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करते हैं ना, तो वो C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है? डन। यहां पे एक और ऐसा करके एरो बना करके लिखना नीचे करके, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? एयर सबसे कम डेंस होती है, लिक्विड उससे ज्यादा डेंस है, और सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है? मतलब इन दोनों को बोलोगे, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो एयर आपका कम डेंसिटी वाला है, वाटर ज्यादा डेंसिटी वाला है। वाटर और ग्लास को कंपेयर करूंगा तो वाटर ज्यादा वाटर कम डेंसिटी वाला है और ग्लास ज्यादा डेंसिटी वाला है। समझ रहे हैं क्या? लिख लिया तीनों की स्पीड, ठीक है? नीचे लाइन में लिखिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं अपन, है ना? जो अपन ऊपर लिखे ना, दो टाइप की बेंडिंग होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो दोनों का डायग्राम बनाते हैं। एक तो ये मैंने बनाया हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला, ये आप बना लीजिए टुवर्ड्स नॉर्मल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीडियम 1, और ये है मीडियम 2। मीडियम 1 मतलब जहां से लाइट आ रही है, और मीडियम 2 जहां पे बेंड होके जाने वाली है, वो मीडियम 2 हो गया। इंसिडेंट रे बनाएंगे, फिर वो नॉर्मल है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो सब सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। बेंडिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक में देखो बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हुई है, और एक बेंडिंग नॉर्मल से दूर हुई है। ओरिजिनल पाथ को मैंने, लाइट के ओरिजिनल पाथ को मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया है, कि अगर बेंडिंग नहीं होती तो लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये वाला था, बट क्योंकि बेंडिंग हो गई तो अब आपकी लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है। और ये दोनों मीडियम के नाम के नीचे ना आर और डी लिख देना। ये आर स्टैंड्स फॉर रेयरर, डी स्टैंड्स फॉर डेंसर। डन। डेंसर और रेयरर का मीनिंग क्या होता है लिखते हैं, देखो नीचे, आउट ऑफ द टू मीडियम, आउट ऑफ द टू मीडियम, out of the two medium, out of the two medium, the medium in which light travel faster, out of the two medium, the medium in which light travel faster, out of the two medium, the medium in which light travel faster is called rarer medium, is called rarer medium, is called rarer medium, RARER, rarer medium. And the one in which light travel slower, and the one in which light travel slower, and the one in which light travel slower
is called denser medium. Is called denser medium. Is called denser medium. डेफिनेशन समझ में दोनों की, डेंसर और रेयरर. तो एयर और वाटर में एयर डेंसर है, एयर रेयरर है, वाटर डेंसर. और वाटर और ग्लास में वाटर रेयरर है, ग्लास डेंसर. जिसमें स्पीड ज्यादा वो रेयरर, जिसमें स्पीड कम वो डेंसर. अगर आप एयर और वाटर को कंपेयर करोगे तो स्पीड ज्यादा किसमें है? एयर में. तो एयर रेयरर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर हो गया. और वाटर और ग्लास में कंपेयर करोगे तो ज्यादा स्पीड किसमें है? वाटर में. तो वाटर रेयरर हो गया, ग्लास डेंसर हो गया. समझ गए ना? तो नीचे लाइन में लिखो, ये दोनों के बारे में लिखेंगे, इन दोनों डायग्राम के बारे में नीचे लिखेंगे. इफ द स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसा लिखो, सॉरी, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम when the light travels from when the light travels from when the light travels from rarer medium to denser medium, when the light travels from rarer medium to denser medium, when the light travels from rarer medium to denser medium, it bends away, towards the normal. It bends towards the normal. It bends towards the normal. When a light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. And ulta point क्या हो जाएगा? When a light travels from denser to rarer, it bends away from the normal. लिख लो इसको भी पूरा वापस से रिपीट करेंगे, पर अभी डेंसर टू रेयर होगा. अभी आपने रेयर टू डेंसर लिखा है, अगला लाइन होगा डेंसर टू रेयर के लिए. और टुवर्ड्स की जगह क्या आ जाएगा? अवे. टुवर्ड्स की जगह अवे. ठीक है. डन. इसको अपन ऐसे याद रख सकते हो चाहो तो, मतलब कुछ अगर ट्रिक याद रखनी हो तो RDT या DRA. इसका क्या मीनिंग हुआ? रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो शॉर्ट फॉर्म में RI भी बोल सकते हैं, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लिखेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. Refractive index of a medium is a physical quantity. Is a physical quantity. जैसे आपका लेंथ, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है ना. मास, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी सबकी यूनिट होती है. डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब. आपकी मास की यूनिट होती है ग्राम, केजी. लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर. दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज. वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. इन सब फिजिकल क्वांटिटी का यूज हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालने के लिए, राइट. इन द सेम वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके बेंडिंग का वैल्यू देता है कि लाइट कितने एंगल से बेंड हो रही है. देखो अब यहां तो ये श्योर है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं हो सकता. रिफ्लेक्शन में हो रहा था ना. रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जितने एंगल से आपकी लाइट इंसिडेंट हुई है नॉर्मल में,
उतना ही एंगल बना करके एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी जाती थी। इन द रिफ्लेक्शन एंगल आई वॉज इक्वल टू एंगल आर। पर आपको यहां लग रहा है कि ये एंगल आई और एंगल आर बराबर है। इधर एंगल आर बड़ा हो गया है, इधर एंगल आर छोटा हो गया। क्या बोलते हैं? बेंड हुआ है ना। एम आई क्लियर? मतलब यहां पे वो लॉ तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कौन सा लॉ? आई इज इक्वल टू आर वाला। बस यहां पे आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वहां पे आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहां पे आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। आई तो सेम है दोनों में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट एक फर्क क्या आ गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता था इन रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन में आप खुद देख पा रहे हो क्योंकि लाइट बेंड हो गई अपने पाथ से, तो आई बराबर आर तो हो ही नहीं सकता, आई आर के बराबर नहीं है। एम आई क्लियर? तो ये जो हम क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, दिस क्वांटिटी गिव्स अस द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना लाइट बेंड करेगा। और ये हमेशा एक जैसा नहीं होता ना। मान लीजिए लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो बेंडिंग अलग होगा, एयर से ग्लास में जा रही है तो बेंडिंग अलग होगा, क्योंकि मीडियम अलग अलग है ना भाई। पहले वो एयर से वाटर में जा रही है जिसमें स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, पर एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी ना पूरी। यहां तो 3 से 2.25 हो रही है, वहां तो 3 से डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁸ भी है, पर स्पीड दोनों जगह इक्वल रेट से कम नहीं हुई है। एम आई क्लियर? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? दोनों में लाइट एयर से निकली, एक में गई वाटर में और दूसरे केस में जा रही है ग्लास के अंदर। एक में स्पीड बहुत कम हो जा रही है, ग्लास वाले में 2 हो जा रही है डायरेक्टली, और एक में हो रही है 2.25। तो बेंडिंग भी एक जैसी थोड़ी ना होगी। जब दोनों का स्पीड अलग अलग है तो बेंडिंग एक जैसी कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं ना? तो हर मीडियम का अपना खुद का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने लिखा ना, क्या लिखे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? लाइट का नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक समझ में आया? इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अ मेजर ऑफ which gives a measure of which gives a measure of the angle of bending of light, the angle of bending of light, the angle of bending of light। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि लाइट कितने एंगल से बेंड हुई है। दैट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर वो आई के बराबर नहीं है तो वो कितना है? क्या आई से छोटा है कि आई से बड़ा है? तो एक केस में आई से छोटा था, कब? जब टूवर्ड्स द नॉर्मल था। और एक केस में आई से बड़ा हो गया था आर, कब? जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल था। अरे यहां नहीं दिख रहा क्या आप लोग को एंगल? यहाँ आई बड़ा नहीं दिख रहा है, आर छोटा दिख रहा है, और यहाँ आई छोटा दिख रहा है, आर बड़ा दिख रहा है। एम आई क्लियर? तो मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, और वो मीडियम का कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताने वाला है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द मीडियम विच मेजर्स द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये इसका क्वालिटेटिव मीनिंग हो गया। क्वालिटेटिव मीनिंग मतलब उसका हम मतलब समझा रहे हैं कि उस चीज का मतलब क्या होता है। अब उसकी क्वांटिटेटिव मीनिंग लिखते हैं। क्वांटिटेटिव मीनिंग मतलब उसका फॉर्मूला, जिससे आप उसकी वैल्यू निकाल सको। जैसे अपन 9th क्लास में मोमेंटम पढ़ते थे, आपको याद है मोमेंटम? मोमेंटम वाज डिनोटेड बाय टी। इसको भी अपन दो तरीके से डिफाइन करते थे। एक क्या बोलते थे? इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। एक बॉडी जो हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रही है या चलते हुए आ रही है, उसके अंदर कितना मोशन है, वो होता था मोमेंटम। एम आई क्लियर? ये उसका क्वालिटेटिव मीनिंग हुआ। उसका क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या था? P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, जिससे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मीनिंग। और जिससे आप उसका मतलब समझा पा रहे हो, वो होता है क्वालिटेटिव मीनिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वालिटेटिव मीनिंग क्या हुआ? ये वो फिजिकल क्वांटिटी है उस मीडियम की जो हमें एंगल ऑफ बेंडिंग निकालने में हेल्प करेगी। अब इसका डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए एक लाइन नीचे लिखेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2, मीडियम 2 ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि लाइट तो मीडियम 2 में बेंड हो रही है ना।
आपने ये दोनों डायग्राम में ऑब्जर्व किया, मीडियम 1 में क्या थी आपकी इंसिडेंट रे, मीडियम 1 में क्या थी इंसिडेंट रे, बेंडिंग तो मीडियम 2 में हुई है, बेंडिंग मीडियम 2 में हुई है, तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम 2 का ही निकालेंगे, तभी तो बेंडिंग पता चलेगी। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, एन, ये आ रही तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, आप इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो अपन क्या लिखते हैं, एन। तो ये जो अपन ने लिखा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको बोलते कैसे हैं, N21, ब्रैकेट में लिख लो N21, N21, अरे उसी के बाद ब्रैकेट में भाई, अभी जो लिखे ना आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका मतलब है N21। तो सोचो इतना बड़ा लाइन को आप सिर्फ इतने से शो कर सकते हो। पढ़ेंगे कैसे इसको, देखो इधर इधर देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ मीडियम 2, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जैसा पढ़ना है वैसे लिखे अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ब्रैकेट में लिख लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ speed of light in medium 1, is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, to the speed of light in medium 2। तो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, लिखिए N21 is equals to speed of light in medium 1 divided by, रेशियो बोल रहे हैं अपन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, बता पाओगे क्या, व्हाट इज द यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम पढ़ते हैं ना, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, मास का यूनिट केजी, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, वैसे इसका क्या यूनिट होना चाहिए, अनन्या, देखो हम यूनिट निकालते कैसे, आप फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सेलरेशन पढ़ते थे ना, एक्सेलरेशन क्या बोलते थे, v माइनस यू बाय टी, ऊपर वेलोसिटी है और नीचे क्या है, टाइम है, तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये भी पर सेकेंड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैसे इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नीचे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये बस एक नंबर होता है, सुन रहे हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, एक आध एग्जांपल लिखते हैं, refractive index of glass with respect to air, refractive index of glass with respect to air, refractive index of glass, अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि लाइट एयर से ग्लास में गिर रही है, सुन रहे हैं क्या, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो बेंड होने वाली है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, नाम क्या देंगे उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलेंगे, मीडियम 2 ये है, मीडियम 1 ये है ना,
लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब बेंड किस में होने वाली है, ग्लास में जाकर के। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं, एन तो है हमारा सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां अपन 2 1 लिख रहे थे ना, अब यहाँ पे क्योंकि ग्लास और एयर बोल रहे हैं तो इसके नाम से इसको लिख देते हैं। 2 की जगह जी लिख देता हूं, जी फॉर ग्लास, एंड 1 की जगह ए लिख देता हूं, ए फॉर एयर। समझ रहे हैं क्या, एन जी ए क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि मीडियम 1 क्या है हमारा, एयर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी एयर, ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी अपन ने दोनों की वैल्यू लिखी है पीछे, क्या क्या वैल्यूज हैं, एयर में आपकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और ग्लास में है 2 इंटू 10⁸, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/2 कितना हो गया, 1.5। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर होता है। समझे क्या, इसको देखो आप फॉर्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हो, हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रेस्पेक्ट में, यानी मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो उसको रेस्पेक्ट देते हुए, उसको इज्जत देते हुए उसको ऊपर बैठाना, जिसको इज्जत देते हो उसको ऊपर रखोगे नीचे रखोगे, नीचे रखोगे, ऊपर रखोगे ना भाई, तो ऊपर बैठा देना। समझ गए क्या, क्योंकि हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो रेस्पेक्ट किसको दे रहे हो, 1 को, तो जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हो उसकी स्पीड ऊपर, दूसरा वाले की नीचे। मतलब कंफ्यूजन हो सकता है ना कि 2 वाला ऊपर है कि 1 वाला नीचे है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर है, चलो एक और निकालो, आप लोग निकाल के बताइए मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी आपने निकाला ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ना, अब निकालिए वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अभी हमारी लाइट एयर से ग्लास में जा रही थी, अब एयर से पानी में जा रही है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों में ही रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, डिनोट किससे कर रहे हो आप लोग, NWA, ठीक है, कितना रहा है, हाँ पॉइंट भी निकालो ना उसको, 1.33, 1.33 आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अभी भी एयर की स्पीड ऊपर ही रहेगी, 3 इंटू 10⁸, और नीचे आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है आपका 300/225, ऐसा आएगा, पॉइंट आऊंगा तो मैं, तो सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बोले आप, 4/3 आ रहा है सबका, करके देखो भाई, करके देखो एक बार, फोर बाई थ्री विच इज 1.33, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो जब भी हम किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखो अल्टीमेट स्पीड किसमें है, एयर में, तो एयर के रेस्पेक्ट में सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर, जो आपने अभी NWA और NGA लिखा है ना, इसको हम सिंपली NG और NA भी बोल सकते हैं, NA नहीं, NW, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखना जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर आप सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो तो वो माना जाएगा कि एयर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अगर आप कोई और रेस्पेक्ट में बोलोगे तो फिर उसका मेंशन करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये भी निकाल सकते हैं। अब किसको इज्जत दे रहे हैं? वाटर को। तो वाटर वाली स्पीड ऊपर हो जाएगी, ग्लास वाली स्पीड नीचे हो जाएगी, ये भी आ जाएगा ना, है ना। पर इसको निकालने से पहले पहले इसके बारे में लिखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग नीचे लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करके लिखो, नोट करके नीचे लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम when calculated with respect to air, when calculated with respect to air, when calculated with respect to air, is called absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index. समझे क्या? अब चलो एयर को छोड़ते हैं, किसी और के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालते हैं। नीचे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। निकलेगा? आपके पास तो दोनों की स्पीड है ना, पुट कर दो वैल्यू, जिसको रेस्पेक्ट देनी है उसकी लाइट की स्पीड ऊपर। इसको क्या लिख सकते हो? एनजीडब्ल्यू लिखोगे? हाँ, एनजीडब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। किस ऊपर क्या आएगा? वाटर में लाइट की स्पीड अपॉन ग्लास में लाइट की स्पीड। वैल्यूज डाले 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸। कितना आएगा ये? 225/200 या फिर कितना है जी? 9/8 आ रहा है ना? हाँ, 9/8। ठीक है, इतना ही रहने दो, 9/8। ठीक है, वो तो कर लेंगे ना, डेसिमल में तो आ जाएगा 1.12 आप जो बोल रहे हो। ठीक है, क्या हो गया, इतना हंसी क्यों आता है तुम लोग को? है समझिएगा। इसका उल्टा निकाले क्या? ऐसा भी तो हो सकता है लाइट वाटर से ग्लास में जा रही हो। अभी अभी क्या है, सॉरी, अभी तो वाटर से ग्लास में ही आ रही थी ना, अब ग्लास से वाटर में भेजते हैं। तो अब क्या निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। जस्ट उल्टा हो जाएगा 8/9। बस वही समझाने के लिए करवा रहा था, क्योंकि मैं यहां से लिखूंगा, अभी प्रूफ करूंगा कि N21 इज इक्वल्स टू 1/N12। N21 इज इक्वल्स टू 1/N12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸, जो कि सॉल्व करने पर आएगा 8/9। तो दिस शोज दैट NWG, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? देखो, NGW इंटू NWG कितना होगा? 1। 9/8 इंटू 8/9 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या आया? 1। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं, therefore N21 इज इक्वल्स टू 1/N12। लिख लो इसको। दोनों निकालिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, और फिर इसका क्या नाम देंगे? अब इसको आपने विथ रेस्पेक्ट टू एयर वाले को एब्सोल्यूट नाम दिया है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नीचे लिखेंगे, नोट करके लिखो। इसमें भी क्या लिखे थे वहां पे? देखो नोट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम व्हेन कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखा है ना, तो वहां पे एयर की जगह विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम व्हेन कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, एयर की जगह एनी अदर मीडियम, with respect to any other medium, with respect to any other medium, it's called
is called as relative refractive index. relative का मतलब ये होता है कि आप कंपेयर कर रहे हो, है ना. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो ग्लास एक मीडियम था तो अपन ने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, कितना आ रहा था एयर के रेस्पेक्ट में 1.5. वाटर का निकाले कितना आ रहा था 1.33. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर भी तो मीडियम है, बताइए. व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. अरे अभी आपने ग्लास का कैसे निकाला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. वाटर का कैसे निकाले, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन सॉरी एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अगर मैं एयर का ही निकालने बोलूं तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. कैंसिल हो, क्या मिलेगा आपको 1. अरे एयर का एयर के रेस्पेक्ट से निकालोगे तो 1 ही आएगा. तो नीचे नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. समझ गए क्या. चलिए लॉज लिखते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, यहां लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. आपने इन दोनों में ऑब्जर्व किया एक चीज की, अभी तक हर बार वैल्यू 1 से बड़ी आ रही थी ना. 1.5, 1.33, ये 1.12, ये 0 पॉइंट समथिंग आ गई ना. सुन रहे हैं क्या. तो जब भी देखो आपने ये तीनों केस में क्या है, आपका रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, एयर से ग्लास. यहां रिफ्रैक्शन कैसा था, एयर से ग्लास. यहां रिफ्रैक्शन था एयर से वाटर. और यहां कैसे था, आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे ना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां था वाटर टू ग्लास. तीनों में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है, ग्लास कॉमन है, एयर कॉमन है मत बोलना. रिफ्रैक्शन करने का तरीका कॉमन है, या लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो उसका तरीका कॉमन है. और तरीका क्या है, तीनों ही केस में लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है. देखो ऑब्जर्व करो तीनों केस को, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है. एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर. एयर रेयरर वाटर डेंसर, वाटर रेयरर ग्लास डेंसर. तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, जब यानी कि जब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तब उस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है मीडियम का, 1 से बड़ा. 1 से बड़ा. और होना भी चाहिए, क्यों, देखो आप रेयरर टू डेंसर जाने की बात कर रहे हो, यानी कि मीडियम 1 आपका रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है. तो मीडियम 1 में स्पीड ज्यादा होती है ना, यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2. अगर आप ये फॉर्मूले को लिखो तो V1 बाई V2 है ना, ये मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2. तो उसमें आपका V1 की वैल्यू V2 से बड़ी होती है. तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 आएगी ना. और वही आप लास्ट वाला केस देखो, लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास से वाटर, जो कि क्या हो गया आपका डेंसर टू रेयरर. तो यहां पे डेंसर वाले की स्पीड ऊपर आई, रेयरर वाले की नीचे. डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयरर में ज्यादा होती है. तो छोटा वैल्यू अपन बड़ा वैल्यू, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी आ गई 1 से. ये तो जनरल कंसेप्ट है ना मैथ्स का ही, कि अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वैल्यू इज लेस देन 1. ठीक है. चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डाल लिए. देखेंगे इसमें पहला लॉ, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. ये वाला लॉ कॉमन है, ठीक है, वो सेम प्लेन वाला याद आ रहा है क्या. अरे एक लॉ सेम प्लेन वाला पढ़े है ना रिफ्लेक्शन में, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. द इंसिडेंट रे कॉमा
the normal and the refracted ray at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane. At the point of incidence, all lie in the same plane. All lie in the same plane. ठीक है, ये कॉमन है, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे लिखिए हो ना, ये रिफ्रैक्शन है वो रिफ्लेक्शन था। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ लिखिए। सेकेंड लॉ इसका नया है हमारे लिए। सेकेंड लॉ लिखेंगे, when light propagates from one medium to another, when light propagates from one medium to another, when light propagates from one medium to another, comma, the product of refractive indices, the product of refractive indices, INDICES, प्लूरल है ना, इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस, the refractive indices, the product of refractive indices of the medium and the sine of the angle. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे ना, साइन कॉस पढ़ लिया ना, तो साइन SINE, साइन ऑफ द एंगल, वहां आप लोग SIN पढ़ रहे हो क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म है साइन का। फुल फॉर्म होता है SINE, शॉर्ट में उसको SIN लिख देते हैं। एक्चुअली इसका भी फुल फॉर्म बड़ा है, साइनोसॉइडल बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में साइन बोलते हो, साइनोसॉइडल। समझ रहे स्पेलिंग? SINUSOIDAL, साइनोसॉइडल, इंग्लिश ही है। ठीक है, इसका ना वेव फॉर्म होता है, सुनना इधर, इसका एक वेव फॉर्म होता है ऐसा कुछ। ये तो पढ़े हो ना आप लोग वेव फॉर्म, कहां पढ़ते थे? साउंड में पढ़ते थे ना। और लाइट की वेव भी ऐसी कुछ होती है ना, इसी वेव को साइन वेव बोलते हैं। सुन रहे हैं क्या? इसी वेव को क्या बोलते हैं? साइन वेव। जिसमें आप लोग ने एंगल्स के वैल्यूज पढ़ोगे ना, साइन 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। साइन 0 इज, आप लोग पढ़ो कि नहीं वैल्यू? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। साइन 0 0 होता है, फिर साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 180 डिग्री फिर से 0 हो जाता है। अब इसी को अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। आप ऐसा समझना, सुनो इधर, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। एक साइकिल हो गई पूरी 360 डिग्री की। फिर देखो अगली साइकिल रिपीट हो रही है, अब ये फिर से आपका 0 से लेकर के 360 रिपीट होगा। अब देखो वैल्यू 0 पे 0 है तो मैंने यहां पॉइंट बनाया, 90 पे 1 है तो सबसे ऊपर पॉइंट बना दिया, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है साइन की। ठीक है, फिर आप 180 में आए तो 0 हो गई, 270 में -1 होती है और 360 में 0 हो जाती है। अब जब इन सब पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन गया आपके पास? वेव फॉर्म, ये वाला। इसी को बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, जिसका शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हो? साइन। ठीक है, अरे वो वैल्यूज को बस प्लॉट किए और ज्वाइन कर दिए, इतना कोई टफ थोड़ी ना है। समझ गया क्या ये? हाँ चलिए, तो क्या लिखे? द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल which the ray makes with the normal, which the ray makes with the normal, sine of the angle which the ray makes with the normal, sine of the angle which the ray makes with the normal is a constant, is a constant, is a constant। क्या लिखा आपने? देखो सेकेंड लॉ, फिर से पढ़ो एक बार लॉ को।
देखो क्या लिखा आपने कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द एंगल विच द लाइट मेक्स विद द नॉर्मल इज अ कांस्टेंट। अब देखो यहां पे एक मीडियम है, ये मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। लेट n1 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड n2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। दो अलग अलग मीडियम है ना, दोनों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हर मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोल दिए, रिफ्रैक्टिव ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोल दिए, ठीक है। मीडियम 1 में लाइट एंगल कितना बना रही है नॉर्मल से, आई। आई दिख रहा है एंगल आपको, ये मीडियम 1 है ना, उसमें लाइट एंगल कितना बना रही है नॉर्मल के साथ, आई। और मीडियम 2 में लाइट कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, आर। इनका साइन और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब n1 इंटू प्रोडक्ट लिखे ना, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका, साइन ऑफ द एंगल विच द नॉर्म विच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल विच इज साइन आई। और दूसरे मीडियम के लिए भी अगर यही लाइन लिखूंगा तो क्या आएगा, n2 साइन आर। आई क्यों, आई तो ऊपर वाले का साथ बन रहा था ना, आर नीचे के साथ बन रहा है, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों इक्वल होते हैं, यही आपने लिखा है अभी। अब देखो फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग विद द नॉर्मल इज अ कांस्टेंट। खत्म, ठीक है। हमने मीडियम 1 के लिए वो सेंटेंस अलग लिखा और मीडियम 2 के लिए वो सेंटेंस अलग लिखा, और क्योंकि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो दोनों को इक्वेट कर दिए। समझ में आ रहा है क्या, क्या हो गया अनन्या, अरे जो लिखे हैं वो इंग्लिश में है, वो उसको मैं 2 बार समझा भी दिया आपको कि द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, किसका किसका मल्टीप्लीकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और साइन ऑफ द एंगल विच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल। दो मीडियम है, दो मीडियम है, दोनों मीडियम में लाइट है, और दोनों मीडियम में लाइट एक एंगल बना रही है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। एक जगह एंगल आई, दूसरी जगह एंगल आर। तो अब उस मीडियम की जब आप बात करोगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन ऑफ द एंगल, ऐसे ही सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल, ये हमेशा सेम होता है। मतलब देखो एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है, ये तो हमें पता है क्योंकि बेंडिंग हो रही है, तो आई और आर बराबर नहीं है, बट साइन ऑफ एंगल आई इंटू n1 एंड साइन ऑफ एंगल आर इंटू n2 बराबर होते हैं। नॉट एन आई बराबर आर, आई बराबर आर नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमेशा बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा शफलिंग करते हैं, इधर उधर करते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n2 बाय n1, लिख सकते हैं ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, n2 बाय n1, ठीक है। एक चीज और बस लिखते हैं लास्ट, देखना n2 1 बाय n1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देंगे इधर, ये n2 1 क्या होता है, व्हाट इज n2 1, इट इज v1 बाय v2। अभी तो फॉर्मूला लिखे थे ना, ये रहा v1 बाय v2। एक एग्जांपल से समझते हैं, हम अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाले थे तो वो क्या आया था, 1.5 आया था, और मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, 1, करेक्ट। मतलब देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, मेरा NGA कितना आ रहा था, वो भी तो 1.5 था ना, तो NGA को मैं NG अपॉन NA लिख सकता हूं क्या, NG 1.5 है। देखो मैंने कहा ना NGA और NG एक ही चीज होती है, क्योंकि कोई किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप मीडियम नहीं बता रहे हो तो ये अज्यूम करा जाता है कि वो एयर के रेस्पेक्ट में निकाला हुआ है। एम आई क्लियर, तो NG 1.5 है, NA 1 है, ये एयर के रेस्पेक्ट में, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में है, तो आप NGA को 1.5 जो लिख रहे हो उसको आप 1.5 बाय 1 भी तो लिख सकते हो ना, 1.5 बाय 1 तो 1.5 ही होता है, तो NGA को NG बाय NA लिख सकते हैं। इन शॉर्ट आप N21 को N2 बाय N1 लिख सकते हो। समझ आएगा, यही हमारा सेकेंड लॉ है, और इस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ, नीचे लिखना, दिस लॉ इज कॉल्ड
This law is called Snell's law. Snell's law. This law is called Snell's law. आप इस लॉ को एक और तरीके से बोल सकते हो, देखना इधर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट. ये भी सही है, दोनों लॉ हो सकते हैं. पहला हमने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम and the angle which the ray is making in that medium is a constant. या फिर ratio of sine of angle I to sine of angle R is a constant, and that constant is known as refractive index. Constant is known as बोल रहा हूं ना, law is known as थोड़ी ना बोल रहा हूं. लॉ का नाम स्नेल्स लॉ है, पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या है, मार्क करें ना, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे. इतना रिवाइज करके आना, ये इंपॉर्टेंट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अच्छे से रिवाइज करके आइएगा.